कि ये संघवाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी संघवाद के खिलाफ है और वहां से संघवाद के खिलाफ नहीं, संघवाद से मतलब आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब ये ऐसा देश चाहते हैं जहां पर एक ही दल हो, एक नेता हो, एक विचारधारा हो, बाकी सब उनके अधीन आ जाए। तो ऐसी स्थिति में तो यही चाहते हैं। तो मेरा इस संबंध में यह कहना है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं नीतीश कुमार जी की, ममता बनर्जी जी से मुलाकात हुई, अखिलेश जी से मुलाकात हुई, और भी नेताओं से जो मुलाकात हुई, ये मुलाकातें लंबे समय से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अब यदि कुछ योजना बन भी गई होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये नेता अभी सारी योजना सार्वजनिक करेंगे। अभी इलेक्शन के आने में समय है और जिस तरीके से विपक्षी एकता पर ये सरकार अपने ईडी, सीबीआई आदि को आगे छोड़कर भंग करने की कोशिश करती है, नेताओं को परेशान करने की कोशिश करती है, इसको देखते हुए एक गोपनीयता भी ये लोग बरत रहे होंगे और सतर्कता भी बरत रहे होंगे। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, या उद्धव ठाकरे हो, या विपक्ष के केसीआर हो, एक भी ऐसा नेता, इवन अकाली दल भी जो कि बीजेपी का बड़ा पुराना समर्थक रहा है, उनके साथ रहा है, एक भी ऐसा नेता, ऐसा विपक्षी नेता और क्षेत्रीय पार्टी का नेता ऐसा नहीं रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का कुचक्र नहीं किया है। तोड़ने के लिए उन्होंने हर तरह का काम किया है और उसका नाम भी उन्होंने ऑपरेशन लोटस दिया है। इतनी निर्लज्जता से ये विपक्षी पार्टियों को तोड़ते हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। तो एक प्रकार की जो जितनी निर्लज्जता से ये काम हो रहा है उसको देखते हुए साफ साफ जाहिर है कि अब इनकी भी पोल जनता में खुलती जा रही है। नीतीश कुमार जी जिस समय भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए उसके तत्काल बाद ही अगर देखें तो देश में एक अजीब सा बड़ा अच्छा वातावरण बना, जो बिल्कुल एंटी बीजेपी वातावरण बन गया था। हम लोग 1977 में जिस समय इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बीएचयू में, उस समय इलेक्शन डिक्लेयर होने के थोड़े दिनों पहले, 3-4 महीना पहले, कांग्रेस से 3 बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर आए थे। जगजीवन राम जी थे और नंदिनी सतपथी थी और हेमवती नंदन बहुगुणा थे। इन 3 नेताओं ने जिस दिन कांग्रेस से इस्तीफा दिया उसके बाद से ही लगा कि कांग्रेस पार्टी अब डिफेंसिव हो गई है और बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं इंदिरा गांधी इस बार भी आएंगी, और ऐसा समय चक्र चला कि उत्तर प्रदेश और बिहार से एक सीट भी नहीं मिली। जिस तरीके से उस समय इलेक्शन हुआ था, अब वो उसमें तुलना में हो सकता है मैं सही तुलना न कर रहा हूं या उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता माहौल लगा जिस दिन नीतीश कुमार आए हैं उसके बाद ये माहौल बदला है। दूसरी चीज, ओबीसी पर कांग्रेस का स्टैंड, लंबे समय तक कांग्रेस का स्टैंड ओबीसी में बहुत क्लियर नहीं था। हालांकि जो स्टैंड है ये बहुत पुराना है कि डॉक्टर लोहिया के समय से चला आ रहा है, उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ तब ये चला, लेकिन कांग्रेस उसमें ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है तो इसका मतलब सीधे कि कांग्रेस का वैचारिक शिफ्ट भी हुआ है, उन्होंने भी अपनी विचारधारा बदली है। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लड़ाई है, जो चुनाव है, या जो भी हमारा राजनीतिक द्वंद्व है, वो द्वंद्व एक विचारधारा के आधार पर है। एक विचारधारा आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चलती है और एक विचारधारा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ चलती है, जो फांसी की विचारधारा है। बहुत से जनता में सवाल जो पूछते हैं कि साहब मोदी नहीं तो कौन, ये अपने आप में ही एक फासिस्ट विचारधारा है। आप लोकतंत्र में पार्टी चुनते हैं, पार्टी विचारधारा के आधार पर चुनते हैं, पार्टी आप जिसको वोट देते हैं वो उसके आधार पर, उसके मैनिफेस्टो के आधार पर वोट देते हैं। जो बहुमत की पार्टी होगी, नेता सदन वो चुनेगी। आप पहले से कैसे चुन लेते हैं कि मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई या मिस्टर जेड जो है पीएम बनेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आदमी आगे आता है, पार्टी आगे नहीं आती, आदमी आगे आता है। लेकिन यहां तो आदमी आगे आ रहा है। ये चला है दरअसल 2013 से। 2013 में जब बीजेपी ने अपना घोषित किया उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को, तो उस समय भी काफी हंगामा चला था। गोवा में इनकी मीटिंग हुई थी, उस समय भी कुछ नेता गोवा नहीं गए थे, जो मोदी जी को नहीं चाहते थे कि ये इनका नाम घोषित हो। वो यही चाहते थे कि इलेक्शन हो, बाद में प्रधानमंत्री का डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब चूंकि उनका एक ब्रांड उन्होंने स्थापित कर दिया और उस ब्रांड को उन्होंने लार्जर देन लाइफ बना दिया, जो है नहीं उसमें इतने ज्यादा हवा भर के फुला दिया, वो बड़ा दिखता है। और आज 10 साल पर जब आप उसको देखते हैं, जब आप उसका अध्ययन करते हैं,
तो लगता है ये कुछ भी नहीं है, बिजुका की तरह से खड़ा है, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, किसी इश्यू पर भी नहीं बोलते हैं, जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, न कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि जनता को सीधे लाभ हो। 80 करोड़ लोगों को राशन देना ये कोई काम नहीं, ये तो शर्म की बात है कि आप ऐसी स्थिति में स्कीमें चली, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, इन सब के बारे में डिक्लेयर इनसे पूछ लीजिए डिटेल तो वो नहीं बता पाए। 2016 के बाद से हमारे पास बेरोजगारी के आंकड़े नहीं, 2 करोड़ नौकरियों का वादा वो पता नहीं कहां चला गया, कोई नहीं बोल रहा है। आपको लंबी लंबी बड़े बड़े हाईवे सड़कें दिख रही हैं, लेकिन उन सड़कों के किनारे जो कोस 2 कोस अंदर जो गांव है वहां न शिक्षा है न स्वास्थ्य है, क्या सुविधाएं हैं। शिक्षा का बजट गिर गया है, यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। प्रोफेसर साहब बेहतर जानते होंगे मुझसे, हम तो वही जानते हैं जो मुझे अखबारों से और आप लोगों द्वारा पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में एक विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई को जनता तक ले जाना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा। तो आज अगर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं तो इसके पीछे सत्ता नहीं है, इसके पीछे मैं समझता हूं कि एक ऐसी स्थिति है कि इनको इस फासिज्म से लड़ना है, इन फासिस्ट ताकतों से लड़ना है और उन लोगों से लड़ना है जो आज देश को ऐसी स्थिति में ला दिए हैं जहां पर घनघोर क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां पर 1 या 2 या 3 इससे अधिक पूंजीपतियों का आप नहीं देखते, बाकी पूंजीपति अलग है। कांग्रेस भी पूंजीवादी पार्टी है, वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो समाजवादी नहीं है, लेकिन पूंजीवाद में जो कंपटीशन होना चाहिए था वो नहीं है। आज हर चीज आप निकाल के देख लीजिए, वो अडानी ग्रुप पे केंद्रित हो जाती है, अंबानी ग्रुप पे केंद्रित हो जाती है। अभी जयपुर एयरपोर्ट की जीएसटी माफ कर दी गई, किस तरीके से कोयला खदानें दी गई, किस तरीके से एयरपोर्ट दिए गए, इस पर रोज लेख लिखे जा रहे हैं और स्टैंडर्ड लेख लिखे जा रहे हैं, तो नए लोग नहीं लिख रहे हैं, बहुत पुराने पत्रकार, सभी हुए पत्रकार लेख लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस विचारधारा की लड़ाई में विपक्षी एकता का स्वागत किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार बहुत पुराने और अनुभवी नेता हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, अमलेश जी ने सही कहा कि यदि सीनियरिटी की बात की जाए, वरिष्ठता की बात की जाए, गंभीरता की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी सब हर तरह से सीनियर हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संपूर्ण क्रांति से निकले हुए जयप्रकाश नारायण और लोहिया की विचारधारा से निकले हुए नेता हैं, वो अलग बात है। तो मेरा यह कहना है कि जो भी विपक्षी एकता की बात की जा रही है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है देर सवेर विपक्षी एकता होगी और इसी इशू को होगी कि हम इस वैचारिक लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं। और इस संघवाद की जो दुश्मनी है, संघवाद को, संघ को तोड़ने की जो बात चल रही है, सब कुछ एक कर देने की बात करें। अब कर्नाटक में देख लीजिए, वहां भी कोऑपरेटिव है, गुजरात में भी कोऑपरेटिव। आप अमूल को क्यों इंट्रोड्यूस करें जब वहां पर एक नंदिनी चल रहा है और अच्छा ब्रांड चल रहा है? इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गुजरात से आता है और कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह जी। तो एक तरीके से ये राज्य का राज्य पर अतिक्रमण, बिजनेस राइवलरी हो सकती है लेकिन बिजनेस राइवलरी, बिजनेस अगर अपने आप हो रहा है तो होने दीजिए, वो राइवलरी चलती रहेगी, लेकिन आप उसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक में बना है और ये अस्मिता से जुड़ जाता है कि हम अपने यहाँ का दूध क्यों नहीं पिए जो कि हमें 39 रुपए लीटर मिलता है और उनका दूध क्यों पिए जो हमें 52 या 53 रुपए लीटर मिलता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल विपक्षी एकता होगी और बड़े अच्छी तरह से होगी। ममता जी भी साथ आएंगी, केसीआर भी आएंगे। हो सकता है बंगाल में और केसीआर में, जहां पर कि अब बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस और तृणमूल तीनों जो है एक दूसरे के विरोधी, वहां कुछ ऐसा रास्ता निकले, तीनों में हो सकता फाइट भी हो, लेकिन इसका जो है कोई असर नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। इलेक्शन अभी थोड़ा दूर है और जिस तरह से विकसित चल रही है, जो बातें चल रही हैं वो बहुत अच्छी दिशा में जा रही हैं। और यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के अलावा महाराष्ट्र भी एक बड़ा कठिन राज्य होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को तोड़ने की बहुत सी कोशिश की जा चुकी है, अभी भी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ होने की वहां उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिखती है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम बेहतर कल की तरफ जाएंगे, विपक्षी एकता होगी और देश में एक अच्छी व्यवस्था सामने आएगी। जी 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 बिल्कुल।